तो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था मर्ज सॉर्ट का पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पर बेस्ड थी। थोड़ा सा हमने डिस्कशन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का किया था। फिर इसमें जो मर्ज प्रोसीजर यूज हो रहा है उसका भी हमने डिस्कशन किया था और एक डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। उसके बाद हमने इसका ट्राई रन पूरा करके देखा था। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मर्ज सॉर्ट का कि आपको एक एरे दे देगा और आपसे कहेगा कि इस पर आप मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करिए, तो आप उतना डिटेल डिस्कशन में मत जाइएगा, फिर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है और इस एग्जाम्पल में हमें इनपुट में एक एरे दी हुई है और कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो अब हम इन एलिमेंट्स पर अपने मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है, अब हम वो डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर जो इनपुट में आपको एरे दी है, इसमें कोई इंडेक्स आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। जैसे कि आपका मर्ज सॉर्ट में होता है, एक इनपुट में एरे होती है और पी आपका लोअर बाउंड होता है और आर आपका अपर बाउंड होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी से लोअर बाउंड और अपर बाउंड एज्यूम कर सकते हैं। हम अभी के लेट सपोज इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एरे है, लेट सपोज ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले अपनी इस एरे को एक इंडेक्स फॉर्म में अपनी एरे को क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा एलिमेंट हो गया 66, देन वी हैव 33, देन वी हैव 40, देन 22, देन 55, 88, 60 and finally 11. Let us put the index numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. इसमें आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप उस इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और जब हम यूजिंग पेपर एंड पेंसिल इसको पढ़ते हैं तो इंडेक्स 1 थोड़ा सा इजी टू यूज रहता है समझना, इसलिए हमने इसको इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है। अब हम बिल्कुल उसको डिटेल डिस्कशन में नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ मर्ज सॉर्ट की कॉल्स देखेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम बाद में इसका रिकर्जन ट्री बनाएंगे, तो अब हम ये देखते हैं कि इसका रिकर्जन ट्री कैसे बनेगा। अब रिकर्जन ट्री क्या होता है? रिकर्जन ट्री वो ट्री होता है जहां पर हमारी रिकर्सिव कॉल्स इन्वॉल्व होती हैं। आप सपोज एज्यूम करिए आपका एक कोई फंक्शन है और उसके अंदर आपकी मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स हैं। अगर 2 रिकर्सिव कॉल हैं तो उस रिकर्जन ट्री में जो भी नोड होगी उसके हर लेवल पर 2-2 चाइल्ड बनते चले जाएंगे। अगर 3 रिकर्सिव कॉल्स हैं तो 3 चाइल्ड्स बनेंगे, 4 हैं तो 4 हमारे सब चाइल्ड्स बनेंगे और इसी तरीके से चलती चली जाती है हमारी कॉल्स। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो अभी p की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 8 है, क्योंकि हमने जो एरे ली है इंडेक्स 1 से इंडेक्स 8 तक ली है। तो अभी जो रिकर्जन ट्री बनाएंगे उसमें हम सिर्फ एरे को इस तरीके से डिनोट करेंगे कि एक एरे हमारे पास a है और इसका लोअर इंडेक्स है 1 और अपर इंडेक्स है 8, यानी कि a1 8। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं मर्ज सॉर्ट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ उसके पैरामीटर्स की बात अभी कर रहा हूं, a1, 8। उसके बाद जब आप इसको चलाएंगे तो ऑब्वियसली 1 आपका 8 से कम है, तो उसके फिर 2 चाइल्ड्स बनेंगे, q आपका इवैल्यूएट होगा, q की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 आ जाएगी। तो फिर आपकी 2 सब एरेज बनेगी, ये आपकी एक सब एरे बन गई a1, 4 और आपकी जो दूसरी सब एरे बन गई ये बन गई a5, 8। ये हमने रिकर्जन में पढ़ा था कि अब ये रिकर्सिव कॉल आ गई तो जो वो वाली रिकर्सिव कॉल है वो भी स्टैक में चली जाएगी, ये भी स्टैक में चली जाएगी और मर्ज भी स्टैक में चला जाएगा। उसके बाद फिर आगे इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि 1 इज लेस देन 4 है अभी भी। तो एक आपका बन जाएगा a1, 2, क्योंकि आप वापस से क्यों निकालेंगे 1 + 4 / 2 का लोअर बाउंड, वो आपका 2.5 यानी कि 2 आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा चाइल्ड आपका बनेगा ये आपका बन जाएगा a, 3, 4। उसी तरीके से ये आपका बन जाएगा a, 5, 6 और एक आपका बन जाएगा a, 7, 8। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर आपको हो रहा होगा। अगेन 1 लेस देन 2 है, फिर ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी आपकी, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा a, 1, 1, a, 2, 2, a, 3, 3, a, 4, 4, a, 5, 5, a, 6, 6, a, 7, 7 एंड फाइनली a, 8, 8। अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि p लेस देन r नहीं है, या हम ये कहें कि अब जितने भी हमारे पास ये सब प्रॉब्लम्स बनी या सब एरेज बनी, एवरी सब प्रॉब्लम और सब एरे कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट व्हिच इज सॉर्टेड इन इटसेल्फ। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इतना जो हमारा पार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं रिकर्जन ट्री। तो अब इस रिकर्जन ट्री में हमने क्या शो किया? इस रिकर्जन ट्री में हमने शो किया कि किस तरीके से हमारी रिकर्सिव कॉल्स एग्जीक्यूट होती है। तो देखिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ वो एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है समझना। लेकिन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं या किसी को आपको बताना है किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो आप हमेशा रिकर्जन ट्री बनाइए। ये थोड़ा इजी टू यूज होता है, समझना भी और क्वेश्चंस को सोल्व करना भी। तो ये हमारा रिकर्जन ट्री बन गया। अब इस रिकर्जन ट्री को आप इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स में बना सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक एरे बना दी जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, फिर A1 to 4 आपने यहाँ पर एरे बना दी जिसमें शुरू के 4 एलिमेंट्स आ गए, इसमें बाद के 4 एलिमेंट्स आ गए, इनमें फिर शुरू के 2, फिर थर्ड से फोर्थ इंडेक्स तक के 2 एलिमेंट्स आ गए, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए। तो इस तरीके से जो रिकर्जन ट्री है वो मेरा रिकर्जन स्टेप्स जितने भी हमारे एल्गोरिथम में आ रहे हैं उनको शो करता है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब ये सारे स्टेप्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो जो मर्ज कॉल्स थी वो हमारी एग्जीक्यूट होंगी। और आप याद करिएगा, चाहे पिछला लेक्चर एक बार खोलकर देख लें, कि जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था उसमें भी हमारे 8 एलिमेंट्स थे और जो टोटल मर्ज कॉल्स चली थी वो चली थी 7। आप काउंट कर लीजिए, 7 मर्ज कॉल्स चली थी हमारी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपको एरे दी हुई है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सपोज input array contains n elements, then there will be n-1 merge calls। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर n हमारे पास input elements हैं, n number of elements are input, then there will be n-1 merge calls। ये आप याद रखिएगा, n-1 merge calls होंगी। और वैसे भी आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि अब merge calls आपकी कौन से चलेगी, पहले ये 2 मर्ज होंगे, ये बनेगा, ये 2 मर्ज होंगे, ये बनेगा, ये 2 मर्ज होंगे, ये बनेगा, ये 2 मर्ज होंगे, ये बनेगा। 4 मर्ज कॉल्स तो ये हो गई। फिर इन 2 को आप मर्ज करेंगे, ये बनेगा 5, इन 2 को मर्ज करेंगे, ये बनेगा 6, इन 2 को आप मर्ज करेंगे तो ये फाइनल अरे बन जाएगी 7। यानी कि 7 हमारी मर्ज कॉल्स हैं। अब ये तो हमने दिखा दिया टॉप टू बॉटम जब हम रिकर्जन बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करते हुए चलते हैं। तो देखिए कंबाइनिंग में हम किस तरह की सिचुएशंस डालते हैं। जब आपको ये करना हो तो आपके पास अब जितने भी एलिमेंट्स आ गए सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक नई स्लाइड बना लेते हैं और उसमें हम ये एलिमेंट्स अपने नोट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। लेट्स सपोज ये अलग अलग इंडेक्सेस पर जो वैल्यू आ गई। अब हम चलेंगे बॉटम टू टॉप, क्योंकि अब हम कंबाइनिंग कर रहे हैं। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स सपोज 8। let's do it again। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सपोज ये सब हमारे 8 एलिमेंट्स हैं। A11, A22, A33, A44, A55, A66, A77 और A88। इसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स थे आप वो एलिमेंट्स सारे लिख दीजिए। अब वो हमारे जो एलिमेंट्स थे वो थे यहाँ पर 66, देन हमारे एलिमेंट्स हैं 33 40, 33 40, उसके बाद हमारा है 22 55, 22 55, देन वी हैव 88 60 और 11, 88 60 एंड 11। अब जो पहली मर्ज कॉल चल रही है वो किस किस पर चल रही है, ये वाली चल रही है। और याद करिए वो मर्ज का नाम क्या था, मर्ज A1, 2 ये तो चलेगी आपकी। या जो पिछले एग्जांपल में आपने किया था मर्ज A, 9, 10 वही वाली चली थी ना आपकी PQR की जब बात कर रहे थे। तो खैर जब आप इनको मर्ज करेंगे तो ये एक सॉर्टेड एरे बनेगी और ये सॉर्टेड एरे आपकी बन जाएगी 33 एंड 66। या तो आप इसको ऐसा बना लीजिए, ठीक है। जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या बनेगी आपकी, जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये यार आपके बन जाएगी 22 40। फिर आपकी ये जब इनको आप कंबाइन करेंगे तो ये आपके बन जाएगी 55 एंड 88। एंड व्हेन यू कंबाइन दीज टू सब एरियाज देन इट विल बिकम 11 एंड 60। ये 4 मर्ज कॉल्स आपकी चल गई। फिर आप इन 2 सब एरियाज को कंबाइन करेंगे, ये आपकी सॉर्टेड एरे बन जाएगी। सॉर्टेड एरे क्या बनेगी इसमें 22, then we have 33, then we have 40, then we have 66। Similarly do combine here, इसमें आपका क्या बनेगा 11, then we have 55, then we have 60, then we have 88। and finally जो हमारा मर्ज कॉल चलेगा वो आपका मर्ज कॉल क्या करेगा, एक फाइनल सॉर्टेड एरे बना देगा
और वो हमारी क्या बनेगी 11, देन वी हैव 22, 33, 40, 55, देन वी हैव 60, देन वी हैव 66, देन वी हैव 88 और इंडेक्सेस हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारी फाइनल सॉर्टेड एरर आ गई। तो अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप अपना कंबाइंड स्टेप डिस्प्ले कर दीजिए। ये हमारा कंबाइंड स्टेप हो गया और जो हमने पहले बनाया था हमारा रिकर्जन ट्री, आप एक वो डिस्प्ले कर दीजिए। वो हमारा डिस्प्ले कर रहा है कि रिकर्जन्स किस तरीके से चल रहा है हमारे एल्गोरिथम्स में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चीज ये देख लेते हैं कि अभी जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं वो इवन लिए हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ओड है तो क्या होगा? सिंपल, कुछ नहीं होगा। उसमें देखिए आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 9 है और लेट्स सपोज ये आपके पास जो एरे है उसमें आप एज्यूम करिए कि जो इंडेक्सेस हैं वो 1 2 3 अप टू 9 है। तो रिकर्जन ट्री कैसे बनेगा? सिंपल बनाइए, a, 1, 9। अब आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें क्या क्या आएगा आपका 1 + 9 10, 10/2 5 आ गया। क्यू की वैल्यू 5 आ गई। तो अगर क्यू की वैल्यू 5 आएगी तो इधर आपका आ जाएगा a 1, 5, क्योंकि पहली कॉल क्या है a, p, q और दूसरी कॉल क्या चलती है a, q + 1, r यानी कि a, 5 + 1, 9। ठीक है, फिर इसको दो पार्ट्स में ऐसे आप डिवाइड करेंगे। क्यों दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, क्योंकि अभी 1 < 5 है। तो फिर लेफ्ट q कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। तो 3 आएगा तो ये कितना बनेगा a, 1, 3 और ये आपका बन जाएगा a, 4, 5। इसको फिर आप फर्दर ऐसे डिवाइड करेंगे, ये कितना बनेगा a, 1, 2 क्योंकि यहाँ q की वैल्यू 2 आएगी और ये क्या बन जाएगा a, 3, 3। ये अब डिवाइड नहीं होगा आगे, लेकिन ये अभी डिवाइड होगा और ये आपका बन जाएगा a, 1, 1 और ये आपका बन जाएगा a, 2, 2। यहाँ पर जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a, 4, 4 और ये क्या बनेगा a, 5, 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये ट्री हमारा बन रहा है ये एक तरह का बैलेंस ट्री नहीं है। इसमें किसी पाथ की जो हमारी डेप्थ है वो ज्यादा है और किसी पाथ की डेप्थ कम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो हमेशा हमारा एक बैलेंस ट्री बनेगा जिसमें कि जो लीफ नोड्स होंगी वो सारे एक ही लेवल पर होंगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ओड हैं तो हमारा जो ट्री बनेगा वो बैलेंस्ड नहीं बनेगा। ठीक है, वो अनबैलेंस्ड ट्री बनेगा। इसी तरीके से आप इधर भी कर सकते हैं। अब इसमें ये हमने डायरेक्ट अप्रोच भी इसकी देख ली है। अब डायरेक्ट अप्रोच के बाद हम बात करते हैं इसके रनिंग टाइम की, कि रनिंग टाइम कैसे निकालते हैं हम इसका। तो देखिए रनिंग टाइम का जो मैंने आपको एक बेसिक पहले बताया भी था, इसमें रनिंग टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t of n से। रनिंग टाइम कितना होता है हमारा मर्सोट का, तो रनिंग टाइम को हम मेजर करते हैं t of n, where t denotes running time and n denotes the size of problem। कि जब हम उसका रन टाइम निकाल रहे हैं तो कितने इनपुट्स आपने सप्लाई किए थे, उसमें कितने इनपुट्स प्रोवाइड किए थे, तो इसलिए उसको जनरल कन्वेंशन है t of n बोलना। किसी किसी बुक्स में f of n भी लिखा है। ठीक है, तो अब जो जनरल रनिंग टाइम होता है एक मर्ज-सॉर्ट एल्गोरिथम का t of n वो होता है a t of n by d plus d of n and plus c of n, where ये जो स्टेप है ये एक्चुअली में हमारा होता है कॉनकॉर स्टेप, ये जो स्टेप है ये हमारा होता है डिवाइड स्टेप, और ये जो हमारा स्टेप होता है ये स्टेप को हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेप। तो जो टोटल टाइम लग रहा है इस मर्ज-सॉर्ट एल्गोरिथम में वो किसको ऐड करके आएगा, कितना टाइम डिवाइड में लगा, कितना टाइम कंबाइन में लगा, प्लस कितना टाइम कॉनकॉर करने में लगा, यानी कि कितना टाइम हमारा रिकर्सिव कॉल चली। तो यहाँ पर a क्या है, a डिनोट करता है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, a डिनोट नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स एंड n upon b denotes size of each sub problem, size of sub problem। ठीक है, तो अब अगर मर्ज-सॉर्ट की आप बात कर रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स में आप डिवाइड कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को, या कितने रिकर्सिव कॉल्स चल रही हैं आपके पास। देखिए कल को ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई एल्गोरिथम लिख के आ जाए और वो आपसे कहने लगे कि इसको एनालाइज करिए विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का रनिंग टाइम है ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा a t n by b हो। यहाँ पर
टी के टर्म्स में भी हो सकता है, वो हम देखेंगे अभी जब क्विक सॉर्ट का एनालाइज करेंगे, उसका थोड़ा सा अलग तरीके से एनालिसिस हम करते हैं। तो खैर अभी मर्ज सॉर्ट पर कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो रिकर्सिव कॉल्स चल रही थी और दोनों ही रिकर्सिव कॉल्स में जो एरे का साइज हो गया वो अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया था, क्योंकि n/2 का लोअर बाउंड हमने लिया था, तो उसको n/2 बोलेंगे। यानी कि फॉर मर्ज सॉर्ट इट मींस हम कह सकते हैं फॉर मर्ज सॉर्ट a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है, क्योंकि दो ही सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं और हर एक सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो कितना हो जा रहा है n/2। इसका मतलब b की वैल्यू भी 2 होगी। तो अब इसका मतलब अगर हम इसका रनिंग टाइम लिखें तो कितना हो गया, t of n equals to 2t n/2 प्लस डिवाइड स्टेप। डिवाइड स्टेप के लिए मैंने कौन सा स्टेप बताया था आपको, वो जो हमारा मर्ज सॉर्ट वाला प्रोसीजर है, उस मर्ज सॉर्ट वाले प्रोसीजर में अगर आप देखें, तो जो ये था सेकंड स्टेप, यही तो हमारा कंट्रीब्यूट करता है डिवाइड स्टेप को, q इक्वल्स टू p प्लस r बाई 2 का लोअर बाउंड जो आप ले रहे हैं। और ये एक सिंपल सीधी कैलकुलेशन है जो कि एक कांस्टेंट टाइम में आप कर लेंगे। तो जब भी आप कोई किसी भी स्टेप को कांस्टेंट टाइम में इवैल्यूएट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि दिस स्टेप टेक्स कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें आपका कांस्टेंट टाइम लगेगा, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा डिवाइड स्टेप है, डिवाइड स्टेप में जो हमारा टाइम लग रहा है दैट इज कांस्टेंट टाइम। इसका मतलब उसको हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट टाइम। और फाइनली कंबाइन स्टेप कौन सा है, कंबाइन के लिए कौन सा प्रोसीजर चल रहा है, मर्ज प्रोसीजर चल रहा है। अब अगर आप मर्ज प्रोसीजर को देखें अपना, तो मर्ज प्रोसीजर में क्या है आपका, उसमें अगर आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करके देखें मर्ज प्रोसीजर को, ये स्टेप कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, इसको हम ऑर्डर ऑफ 1 लिख लेते हैं। ये है आपका क्रिएट एरेज, दो आपने एरे बना ली, ये भी कांस्टेंट टाइम में आपका हो गया। फिर आपका ये लूप चला for i equals to 1 to n1 और फिर ये इसके अंदर आपका आ गया। इसका मतलब जो स्टेप नंबर 4 और 5 है, इनका जो मैक्सिमम टाइम होगा वो ऑर्डर ऑफ n1 हो गया, क्योंकि एक लूप चल रहा है, उससे ज्यादा कभी चलेगा ही नहीं। इसी तरीके से जो 6th और 7th स्टेप हो गए, इसका टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ n2। 8th स्टेप अगेन ऑर्डर ऑफ 1, 9th स्टेप ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं खाली। 10th स्टेप भी ऑर्डर ऑफ 1, 11th स्टेप भी ऑर्डर ऑफ 1। अब ये 12th स्टेप है आपका, इसमें लूप चल रहा है k इक्वल्स टू p2r और इसके अंदर सिर्फ इफ कंडीशंस ही है और तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब जो 12th स्टेप अगर हम कहें कि 50 बार चलेगा तो अंदर वाले स्टेप सिर्फ 49 टाइम से चलेंगे। अब ये जो p2r है ये क्या है, p2r एक्चुअली में है p लोअर बाउंड है, r अपर बाउंड है। अगर आप एक जनरलाइज्ड बात करें कि आपके पास एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर n तक चलेगा। इसका मतलब अगर इसके इन स्टेप्स के रनिंग टाइम की बात करें तो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n। और अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ओवरऑल रनिंग टाइम कितना आ जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ n तो आएगा। इसका मतलब जो कंबाइन स्टेप का रनिंग टाइम हमारा हो गया उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ n। और अगर यहाँ पर ये समझ नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, इसका एक सेपरेट लेक्चर बनेगा जिसमें हम सिर्फ रनिंग टाइम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंबाइन स्टेप है इसका रनिंग टाइम हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ n, ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ n। इसको हम ये भी लिख सकते हैं t of n इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n। ये हमारी इक्वेशन हो गई मर्ज सॉर्ट की। और ये जो रिकर्जन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बहुत मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, रिकर्जन ट्री मेथड होता है, इटरेशन मेथड होता है, मास्टर थ्योरम होती है, ठीक है। इसका बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनेगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा t of n equals to order of n log n। This is the final running time of your merge sort algorithm, n log n, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ n log n आया तो मर्ज सॉर्ट एक बहुत अच्छी एल्गोरिथम बोली जाती है, मतलब जो मिनिमम अमाउंट पे आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, आपको रिजल्ट्स दे देती है, ठीक हो गया। ये रनिंग टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक और बचा हुआ है पॉइंट, वो ये था कि जब मैं आपको मर्ज प्रोसीजर बता रहा था तो उसमें हमने अपने सेंटिनल्स लिए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सेंटिनल्स का कोई ज्यादा यूज है नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ हम इसलिए ले रहे थे कि हमें पता चल जाए कि एरे कहां तक खत्म हो रही है, ठीक है। तो जब आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे, हालांकि एक सेपरेट वीडियो बनेगा इसका मर्ज सॉर्ट का जिसमें हम सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात करेंगे कि मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है।
तो ये सेम आपका मर्ज प्रोसीजर है, अगर आप देखेंगे तो बस इसको हमने थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख दिया है। देखिए यहाँ पर हमने i की वैल्यू p ले ली, j की वैल्यू q+1 ले ली, क्योंकि मर्जिंग कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। क्योंकि हमने देखिए क्या किया था, एक लेफ्ट एरे बनाई थी, एक राइट एरे बनाई थी। ये लेफ्ट एरे के इंडेक्सेस थे आपके, ये राइट एरे के इंडेक्सेस थे आपके। हमने क्या बोला कि i को आपने p बोल दिया और ये आपकी फाइनल एरे थी। मैं अभी 8 एलिमेंट से लेकर चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो i की वैल्यू p हो गई। इसका मतलब अगर ये मेरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है मेरे 1 2 3 4, इसको एक रिमूव कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो i की वैल्यू उसने बोल दी p, ठीक है, यहां से है ना p2r, इसी को बोलते हैं आप। और j की वैल्यू उसने बोल दी q+1। तो ये आपका हो गया i, ये हो गया आपका j। क्योंकि 1 2, क्योंकि जब आप इसको बोल रहे हैं कि ये p2r है, p की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 8 है, तो q आपका कितना आएगा, q आपका 4 आएगा, q आपका 4 आएगा। इसका मतलब q तो ये हो गया, तो ये q+1 ही तो हुआ, क्योंकि आपका p है, ये आपका r है, तो ये आपका q है और ये आपका q+1 ही तो है इधर, इंडेक्स 5 जो है। तो इसलिए उसने j इधर बोल दिया। हमने भी ये बोला था पिछले वाले एल्गोरिथम में। फिर आपने k को p ले लिया, ठीक है, k को हमने p ले लिया, इसका मतलब k हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। वहां पर भी हमने लूप चलाया था k = p2r। फिर उसने देखिए सिंपल एक लूप कर दिया कि जब तक i < q है, यानी कि जब तक इस i की वैल्यू इस q से कम है, जब तक वो एलिमेंट्स को पढ़ेगा, और साथ के साथ इस j की वैल्यू जो है वो इस r से कम है। आगे फिर वही उसने किया कि अगर ये वाला एलिमेंट कम है इस वाले एलिमेंट से, तो इस एलिमेंट को आप इधर डाल दो और i को इंक्रीज कर दो, नहीं तो j का एलिमेंट उठा के इधर डाल दो और j को इंक्रीज कर दो। इस लूप में ये वही काम कर रहा है जो हमने वहां पर किया था। ठीक हो गया। अब आप ये कहेंगे ठीक है जी, इतना काम हमारा खत्म हो गया कि अगर हमने ये एलिमेंट छोटा था तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया, i को बढ़ा दिया, k को बढ़ा दिया, अदरवाइज जो इस वाली एरे में पड़ा था एलिमेंट वो हमने यहाँ डाल दिया, j को बढ़ा दिया और k को बढ़ा दिया। फिर ये किस लिए है? तो इनका पर्पस ये है कि आपके पास एक इस तरह का केस भी तो हो सकता है ना। सपोज करिए आपके पास ये एरे है 2 4 6 8 और सपोज इधर आपका है 10 12 14 16। जब आप इनको मर्ज करेंगे इस एरे में तो क्या होगा, ये सपोज i है, ये सपोज j है, ये सपोज k है। 2 < 10 मिला तो 2 आपने इधर डाल दिया, i इधर आ गया। 4 < 10 मिला, 4 इधर आ गया, i फिर बढ़ गया। 6 < 10 6 इधर आ गया, i फिर बढ़ गया। 8 < 10 8 इधर आ गया, i फिर बढ़ गया। अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि i < q नहीं है, क्योंकि i की वैल्यू तो q से बड़ी हो गई। q की वैल्यू 4 थी, i की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि जब आप इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास जो दो सब एरेज हैं उनमें से कोई एक एरे खत्म हो गई हो, लेकिन अभी भी दूसरी एरे ऐसे बच गई जिसके एलिमेंट्स अभी आपने उस ए एरे में ट्रांसफर नहीं किए। तो जैसे इस वाले केस की बात कर रहे हैं तो ये वाली एरे बच गई। तो इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि इसमें सारे एलिमेंट्स बड़े होते और इसमें सारे एलिमेंट्स छोटे होते। तो अगर इसमें सारे एलिमेंट्स छोटे होते तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ जाते, ये सारे के सारे बच जाते। इसीलिए हमारे ये दो लूप्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, एक लूप सॉरी, इसलिए हमारे दो लूप्स एग्जिस्ट करते हैं। ये लूप क्या कर रहा है, i < q, अगर कुछ एलिमेंट्स बचे हैं i < q, तो उसने सीधा सीधा क्या कर दिया कि एरे ए में उठा दिए, ये एलिमेंट डाल दिए। अच्छा यहाँ पर इसने जो सी एरे ली है इसको वो सी एरे बोल रहे हैं, यहाँ पर एक ऑक्सिलरी एरे ली है, यानी कि टेम्परेरी एरे ली है, ठीक है। तो एरे ए से उठा के यहाँ पर एलिमेंट्स डाल दिए और k को बढ़ा दिया और i को बढ़ा दिया। या अगर खाली एलिमेंट्स इसमें बच जाते हैं जैसे हमारे इस वाले केस में बचे हैं, क्योंकि अभी j < r है, j ये है r ये है, तो क्या कर रहा है वन बाय वन, इस एलिमेंट को उठा के 10 इधर डाल दिया, फिर j बढ़ गया, फिर 12 इधर डाल दिया, फिर j बढ़ गया, फिर 14 इधर डाल दिया, फिर j बढ़ गया, फिर 16 इधर डाल दिया, फिर j बढ़ गया। अब हम इस लूप से बाहर आ गए और फाइनली वो जो एक्चुअली में उसने ऑक्सिलरी एरे ली थी या टेम्परेरी एरे ली थी, अब इसने सिंपल एक लूप चला दिया इस सी एरे पर और इसके एलिमेंट्स वापस से एरे ए में ट्रांसफर कर दिए। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते हुए हम ये वाला मर्ज
प्रोसीजर को यूज करते हैं। ठीक है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटिनल वाला, वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो ये हमारा जो मर्ज प्रोसीजर का पूरा पार्ट है, ये मैं कंक्लूड करता हूं अभी इसको। उसके बाद मैं इसका एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि हम मर्ज सोर्ट के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं या जो इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसी में ही हम देख लेंगे कि इसका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।